मरीचिका एक रहस्य से लिपटा सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर हिंदी उपन्यास। लेखक सुकेश कुमार श्रीवास्तव। प्रस्तुत है भाग 7। रितेश के निकल जाने के बाद संदीप ने अपनी मारुति 800 निकाली। आज जिस तरह से रितेश ने उसकी नई सुजुकी हाइबोसा बाइक मांगी थी, उसका दिल नहीं हुआ कि वह उसे मना करे। वैसे वह किसी और को अपनी यह नई बाइक नहीं दे सकता था। उसने बड़े मन से यह महंगी बाइक खरीदी थी। उसे जितना लगाव अपनी मारुति 800 से था, उतना ही लगाव इस नई बाइक से हो गया था। गो कि उसकी मारुति 800 पुरानी हो गई थी और अब तो नए नए मॉडल आ गए थे, पर मारुति 800 तो उसकी पहली गाड़ी थी, इसीलिए उसे जान से प्यारी थी। अगर मालियत की बात सोची जाए तो जितनी राशि उसने सुजुकी हाइबोसा के लिए खर्च की थी, उतनी राशि में मारुति 800 के इस मॉडल जैसी तो 8-10 गाड़ियां आ सकती थीं। आज संदीप मन से तैयार हुआ था। शेव करने के बाद ज्यादा सा परफ्यूम भी लगाया था। नीली जीन्स पर काली टाइट टी शर्ट पहन रखी थी। आराम से अपने फ्लैट से निकलकर लिफ्ट से नीचे आते हुए सीटी बजाते हुए वह एक प्यारी सी धुन बजा रहा था। उसकी पार्किंग ओपन में थी। पहले उसने एक कपड़ा निकालकर गाड़ी से धूल झाड़ी व फिर गाड़ी कंपाउंड से निकालकर सामान्य रफ्तार से ड्राइव करते हुए होटल डायमंड की ओर चल पड़ा। आज उसे संजना से मिलना था। संजना उसकी दोस्त थी। दोस्त नहीं थी, दोस्त से ज्यादा थी। सही मायनों में मंगेतर थी, पर मंगेतर भी नहीं थी क्योंकि मंगनी जैसी कोई रस्म तो हुई नहीं थी। पर संजना ने, उसने खुद ने, संजना के माँ बाप ने और काफी हद तक समाज ने भी मान लिया था कि अंततः दोनों को एक ही होना है। संजना के पिताजी वीरेंद्र सिंघानिया देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे और कई हजार करोड़ के मालिक थे। संजना खुद भी अपने दिवंगत ताऊजी विक्रम सिंघानिया की वसीयत के बाद 1400 करोड़ की मालकिन थी। यह राशि तो उस समय आकलित की गई थी। आज तो शायद 1500 करोड़ से ज्यादा की उसकी मालियत होगी। पर इस सबसे बेखबर संजना अपने मेडिकल की द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रही थी। डायमंड होटल आ गया। संदीप ने गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी कर दी व लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। गेट पर खड़े डोरमैन ने गेट खोल दिया। अंदर हॉल में भीड़ नहीं थी। संदीप आराम से चलते हुए हाथ की उंगलियों में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए एक किनारे की मेज पर जाकर बैठ गया। तुरंत एक बावर्दी बेरा आ गया। आप 1 कॉफी, संदीप ने कहा। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। वेटर ने सर नवाकर स्वीकार किया और चला गया। संदीप ने घड़ी देखी, वह करीब 15 मिनट पहले आ गया था। संदीप और संजना विक्रम सिंघानिया मर्डर केस में करीब आए थे। थोड़ा सा परिचय तो पहले से ही था, पर उसे आश्चर्य हुआ था जब संजना ने उसे अपने भतीजे आशु के चौथे जन्मदिन पर इनवाइट किया था। वही बातचीत तब आगे बढ़ी जब संजना ने उसका परिचय अपने माता पिता से कराया। उसके बाद तो घटनाएं तेजी से बढ़ती गईं और वे करीब आते गए। विक्रम सिंघानिया उसी पार्टी में अपने 4 साल के पोते आशु की खिलौना पिस्तौल से गोली खाकर मारे गए। यकीनन आशु की खिलौना पिस्तौल, जो संदीप भी उसके लिए गिफ्ट के रूप में लाया था, किसी ने बदल दी थी। पर इंस्पेक्टर चंद्रा ने तो सीधे उसी पर शक किया था। बहरहाल संदीप भी जी जान से जुट गया था और अंततः उसने अपनी बुद्धि और विवेक से इस हत्याकांड को हल करके दिखा दिया था।
उसने इस जलेबी जैसी घुमावदार व उलझे केस को सुलझा दिया था। विक्रम सिंघानिया मर्डर का मास्टरमाइंड उन्हीं का सगा भतीजा सुशील सिंघानिया निकला, जो आज भी केंद्रीय जेल में बंद अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। इस पूरे दिलचस्प कांड को पाठक उपन्यास भंवरजाल में विस्तार से पढ़ चुके हैं। बेहरा लाकर काफी रख गया। संदीप ने फिर घड़ी देखी। ओह, अभी 5 ही मिनट तो बीते थे। इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं या लंबी लगती हैं। भाई, समय तो अपनी रफ्तार से ही चलता है। संदीप ने एक सिप लिया। उसका ध्यान वाही और उसकी पत्नी के मर्डर की तरफ चला गया। क्या वाकई उसके शहर में हथियार का ड्रग्स का कोई बड़ा काम हो रहा था, या यह सब सिर्फ वाही के दिमाग का फितूर था? पर सिन्हा साहब ने भी हिंट किया था कि वे एसपी के साथ मिलकर इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इससे कुछ है तो जरूर ही, पर इतनी बारीकी से वाही और उसकी पत्नी का मर्डर करके निकल जाने वाला कौन हो सकता है? पहला संदेह तो वाही के उस नौकर रामू पर होता है। पर संदीप का दिल नहीं मान रहा था कि एक नौकर जैसा अनप्रोफेशनल आदमी इस बड़े जंजाल में इतना अहम काम कर सकता है। उसके विरुद्ध अभी था ही क्या? सिर्फ यही कि उसकी लंबाई 6 फुट के करीब थी और उसे वाही ने मारपीट कर थाने में बंद करा दिया था। अब पर यह कोई सबूत नहीं होता। फिर उसके थाने में ली गई उंगलियों का निशान भी तो नाप पर मिले निशान से नहीं मिला था। पता नहीं वाही ने कितनों को मारा पीटा, या हो सकता है अपाहिज भी कर दिया हो। यह तो उसका काम ही था। पुलिस वालों को बेरहमी से पेश आना ही पड़ता है। यह भी सच है कि कभी कभी निर्बराध लोग भी पुलिस बर्बरता के शिकार हो जाते हैं। तो दूसरा संदेहास्पद कौन था? और कोई नहीं था। उसके पास या पुलिस के पास बहुत कुछ था। कातिल की लंबाई का अनुमान था, उसके पैरों की नाप व छाप भी थी, शायद उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की स्पष्ट फिंगरप्रिंट थी, और तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल ऑन किया। जौहरी लाइन पर था। हाँ जौहरी, संदीप बोला। गुड मॉर्निंग सर, जौहरी की आवाज आई। अरे दोपहर हो रही है जौहरी, अभी तक सो रहे थे क्या? नहीं सर, मैं तो सुबह 6 बजे ही सोकर उठ जाता हूं। तो अभी क्यों फोन किया है? क्या कर रहे हो? जिस काम पर आपने लगाया था वही कर रहा हूं। अच्छा, कोई नई बात? यस सर, एक डेवलपमेंट है सर। क्या तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो? यस सर, मेरा ख्याल है इसे आप रिपोर्टिंग समझ सकते हैं। ओके, रिपोर्ट। संदीप सावधान हो गया। सर, आपके व सिन्हा साहब के दिए गए निर्देश के अनुसार मैं वाही साहब के मकान के दोनों ओर की सड़क पर 2 दिन से सुबह 4 बजे से चहलकदमी कर रहा हूँ। 6 बजे के बाद मैं घर जाकर फिर 9 बजे मैं यहीं वापस आ जाता हूँ और दुकानों पर व आसपास के घरों में पूछताछ करता हूँ। मेरा खास ध्यान उन दुकानों और आवासों पर होता है जिनमें सड़क की ओर करके सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। जौहरी रुक गया। प्री हो गया, रिजल्ट पर आओ। कल सुबह का रिजल्ट मिल रहा। कल दिन में जांच की गई दुकानों में से 7 दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे पाए गए। 2 दाएं तरफ की सड़क की ओर और 5 बाएं तरफ की सड़क की ओर। पर अफसोस ये रहा कि सभी कैमरे दुकानों के शटर की ओर सेंटर्ड थे। सड़क का कोई भी हिस्सा कोई भी कैमरा नहीं कर रहा था। अंततः कल का टोटल रिजल्ट नील रहा सर। ओके, नोटेड, संदीप ने धीरज से कहा। आज की रिपोर्टिंग शुरू करो। आज सुबह के मेरे 2 घंटे के मॉर्निंग वॉक के समय करीब 5 बजे बाईं तरफ की सड़क पर एक बुजुर्गवार से मेरी भेंट हुई। मैंने उन्हें नमस्कार किया। वे एक रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने मुझे अपना कोई पुराना स्टूडेंट समझा। सर, मैंने उनके चरण स्पर्श भी किए।
जब मुझे लगा कि उन्हें बुढ़ापे में ज़्यादा बोलने की आदत है तो मैं उनके साथ वॉक करने लगा। वह इधर उधर की बात करने लगा। उनका घर बगल की एक दूसरी गली में है। वह उन्हें मॉर्निंग वॉक करने की आदत है। मैंने उन्हें एक खोमचे वाले की दुकान पर चाय पीने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हम दोनों चाय वाले की बेंच पर बैठ गए। उन्हें अदरक वाली चाय पीनी अच्छी लगती है सर। कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड रिपोर्टिंग हो रही है जौहरी, संदीप ने टोका। तुम चाहो तो कुछ शार्ट कर सकते हो। अरे सर, मैं शार्ट ही करके बता रहा हूं, जौहरी ने कहा। संदीप को लगा जरूर वो मुस्कुरा रहा था। अभी मैंने उन अन्य लोगों के बारे में तो बताया ही नहीं जो मुझे मिले थे, पर जिनसे मुझे कुछ नहीं मिल पाया था। ठीक है सर, मैं मोर शार्टर करके बताता हूं। उन रिटायर्ड टीचर जी का नाम राधे श्याम जी है। यह बताना जरूरी है, आगे आपके काम आएगा। यह बताना जरूरी नहीं है कि उनका मकान नंबर 102 है, क्योंकि मैंने पूरा पता नोट कर लिया है। जौहरी, संदीप ने सावधान किया। ओह सॉरी सर, सॉरी, जौहरी तुरंत बोला। बातचीत जब सही मोड़ पर आ गई तो मैंने उनसे कहा कि मेरा एक नौकर मेरी सीढ़ी चुरा कर भाग गया है, जिसका पता नहीं चल रहा है। मैंने यह भी कहा कि मेरा नौकर लंबा है। टीचर जी ने तुरंत कहा कि मेरे नौकर को सीढ़ी ले जाते हुए उन्होंने देखा है। उन्होंने तारीख भी बताई। वाही के मर्डर वाली तारीख थी। सबसे खास बात यह बताई कि मेरा नौकर नंगे पैर जल्दी जल्दी जा रहा था। ओह वंडरफुल, संदीप उछल पड़ा। तुमने गजब का। तभी संदीप ने देखा कि संजना ने होटल में कदम रखा और चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगी। संदीप तुरंत उठकर खड़ा हुआ और उसने हाथ हिलाया। संजना ने उसे देखा और उसकी मेज के पास आ गई। एक हाथ में मोबाइल पकड़े संदीप ने दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे हग सा किया और बैठने का इशारा किया। संजना बैठ गई। बस एक मिनट संजना, मोबाइल से मुंह हटाकर संदीप बोला। प्लीज प्लीज सिट। संजना ने सर हिला दिया। वह कुर्सी पर बैठ गई। थैंक्स जौहरी, संदीप ने व्यस्तता से कहा। तुमने अच्छा काम किया है। इज इट ओवर? अभी इससे भी खास रिपोर्टिंग तो बाकी है सर, जौहरी ने सकपका कर कहा। क्या आप ज्यादा व्यस्त हैं? ओके प्लीज कंप्लीट। संदीप ने बेबसी से संजना को देखा और दूर खड़े वेटर को हाथ से इशारा किया। बट नाउ जौहरी, बी शॉर्टेस्ट। टीचर जी ने मुझे बताया कि उनकी गली के बाहर वाले मकान में सीसीटीवी लगा है, जिसका कैमरा गली की तरफ करके लगाया गया है। मैं उनके साथ उनके पड़ोसी के मकान में गया और उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक की तो पाया कि एक आदमी 4:46 पर सीढ़ी लटकाए जा रहा था। इट इज ओवर। वेटर आकर खड़ा हो गया था। संदीप ने खेतपूर्वक मुस्कुराकर संजना को कुछ ऑर्डर करने का इशारा किया। संजना ने वेटर से सिर्फ पानी लाने को कहा। फिर संदीप की व्यस्तता देखकर उसे आराम से बात करने का इशारा किया। वेट जौहरी, संदीप ने उससे रोका। डिटेल में इस पार्ट को रिपोर्ट करो। माफ कीजिएगा सर, जौहरी ने कहा। संजना आंटी आ गई हैं क्या? अबे वो तुम्हारी आंटी हैं क्या? संदीप भड़का। आप पिता तुल्य हैं सर, पर तुम्हें कैसे मालूम कि संजना आ गई है? क्या सर आप भी? अभी आपने ही तो नाम लिया, कहा कि बस एक मिनट संजना, प्लीज सिट भी कहा था सर। होटल में है क्या सर? अबे जौहरी के बच्चे, संदीप बुरी तरह से झल्ला गया। रिपोर्टिंग पूरी कर। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देखी। इसमें 7 सेकंड लग गए। यह कैमरा गली को पूरा कवर कर रहा था, पर अफसोस सड़क का थोड़ा सा ही हिस्सा कवर कर रहा था। इसकी वजह से सीढ़ी तो पूरी आ रही थी, पर सीढ़ी ले जाने वाले आदमी का आधा हिस्सा ही कवर हो रहा था। पर इतना साफ दिखाई दे रहा था कि सर वो नंगे पैर था। ओवर। क्या ओवर? कंप्लीट करो सीढ़ी और उस आदमी के आधे हिस्से को।
सर संजना आंटी, सीढ़ी लकड़ी की नहीं थी, लोहे की थी। सीढ़ी को जमीन में वो टिका कर खींच रहा था, जिससे एक आवाज हो रही थी। ये आवाज भी रिकॉर्ड हो गई है। संजना आंटी अब और उस आदमी ने पहना क्या था? उसने आधी बाह का सफारी सूट पहना था, आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। कलर का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सुबह का इतना उजाला नहीं हुआ था और कैमरे के नाइट विजन में काला सफेद ही आता था। फिर किसी डार्कर कलर का, शायद भूरा सफारी सूट रहा होगा, ग्रीन भी हो सकता है। तुमको कैसे पता चला कि आधी बाह का सफारी सूट पहना था? वह आदमी आधा ही तो दिखाई दे रहा था। हो सकता है पूरी बाह का सफारी सूट रहा हो। सर, सीढ़ी खींचते हुए उसके हाथ कोहनी तक दिखाई दे रहा था। मेरा ख्याल है पूरी बाह के सफारी सूट की बाह कलाई तक तो आती है। सर, संजना आंटी कहीं ये क्या संजना आंटी रट रहे हो? संदीप का मूड फिर खराब हुआ। मेरी रिपोर्टिंग पूरी हुई। सीसीटीवी का फुटेज मैंने अपने मोबाइल पर सेव कर लिया है, इसे मैं आपको भेज रहा हूं। अब मैं नहीं रुकूंगा। सर, संजना आंटी अकेली बैठी बोर हो रही हैं। मैं अब फोन काट रहा हूं। तो काटता क्यों नहीं मेरे दिल के टुकड़े? संदीप ने मुस्कुराकर फोन काट दिया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। संजना ने एक उदास सी मुस्कुराहट से उसे देखा। ऑर्डर क्यों नहीं किया जाने मन? संदीप ने उत्साह से कहा। इतने दिन बाद आज मुलाकात हो रही है, तुम ही ऑर्डर करो। संजना हौले से मुस्कुराई। संदीप ने वेटर को इशारा किया और लंबा चौड़ा ऑर्डर कर दिया। क्या बात है? संदीप संजना की तरफ मुखातिब हुआ। कुछ नहीं, संजना ने मेज की तरफ देखा। अब बात क्या होनी है? मेडिकल कॉलेज में क्या हालचाल है? ठीक ही है। कोई नया हैंडसम मुर्दा आया कि नहीं? नहीं आया, कोई नहीं आया। सभी पुराने मुर्दे हैं, पर कोई भी तुम्हारे जैसा हैंडसम नहीं है। संजना ने मजाक किया, पर उसके मजाक में वह तेजी नहीं थी। तभी वेटर आ गया। उसने मेज पर ऑर्डर सर्व कर दिया और चला गया। डैडी कैसे हैं संजना? संदीप ने पूछा। डैडी ठीक हैं। और मम्मी? मम्मी भी एकदम ठीक हैं। आशु कैसा है मेरा प्यारा आशु बेटा? आशु भी ठीक ठाक है, तुम्हें याद कर रहा था। काका कैसे हैं? अच्छे हैं। अक्सर बटर चिकन तुम्हें और रितेश भैया को याद करते हैं। बात क्या है? अब संदीप गंभीर हो गया। संजना ने एक चम्मच उठा लिया और उसे देखती रही। कुछ बात तो है, तुम पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही हो। तुम्हारे पहले वाली मुस्कुराहट कहां है? क्या तुम मुझसे नाराज हो संजना? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? बताओ संजना, मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। संजना ने चम्मच से नजर हटाकर संदीप को देखा। उसकी आंख में पानी था। तुम्हारी आंख में आंसू? संदीप तड़प उठा। मुझे बताओ। बैठे रहो, संजना ने भर्राए स्वर में कहा। कल सुशील भैया आ गए। सुशील भैया? संदीप ने चकरा कर कहा और धम से कुर्सी पर बैठ गया। सुशील भैया कैसे? वो तो जेल में। क्या जमानत? नहीं, पैरोल पर 30 दिन के लिए। पर अभी तो केस चल रहा है, सजा नहीं हुई है। पैरोल का क्या सवाल है? पता नहीं, डैडी कह रहे थे, पर 30 दिन के लिए आए हैं। अब संदीप को समझ में आ गया। सुशील सिंघानिया अपने ताऊ विक्रम सिंघानिया के मर्डर केस में इन्वॉल्व था।
वैसे असली मुजरिम तो वकील कोठी वाला था, पर उसी दौरान उसके भी कई और जुर्मों में शामिल होने का पता चला था। 1 साल से कुछ ही कम हुआ था, पर उन दोनों केसों का केस अभी प्रारंभिक अवस्था में ही था। इस पूरे कांड को उजागर करने में संदीप का ही पूरा हाथ था। गो कि संजना या उसका परिवार उसे दोषी नहीं मानता था, पर संदीप को कहीं लगता था कि वही इसका जिम्मेदार है। सुशील भैया काफी दुबले हो गए हैं, संजना ने कहा। उनका रंग भी एकदम दब गया है, बात भी काफी कम करते हैं, रह रह कर चुप हो जाते हैं। मम्मी से तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आई एम सॉरी संजना, संदीप ने सिर झुका लिया। तुम क्यों सॉरी कहते हो, संजना ने कहा। इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, संदीप का गला भर आया। तुम सबको मेरे कारण ही इतना दुख सहना पड़ रहा है। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं संजना। संदीप गमगीन हो गया। तुम क्यों जिम्मेदार हो, जिसने जो किया है वही तो भुगतेगा। संदीप ने उत्तर नहीं दिया, पर उसका चेहरा उदास हो गया था। इसीलिए मुझे बुलाया है क्या? अचानक संजना ने सोखी से पूछा। मैंने बुलाया है, संदीप ने आश्चर्य से कहा। तुम्ही ने फोन कर कहा था कि इतने दिन हो गए और हम एक बार भी नहीं मिले। तुम्ही ने तो डायमंड होटल में आने को कहा था। तो रो क्यों रहे हो? रोने के लिए थोड़ी ना बुलाया था। मैं कहां रो रहा हूं, आंसू तो तुम्हारी आंख में आया था। वो तो मैं तुम्हारे टेस्ट पर रो पड़ी थी। मेरा टेस्ट तो तुम हो, और वो तो वंडरफुल है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं इडियट। संजना का चेहरा गुलाबी हो गया। मैं तुम्हारे कलर टेस्ट की बात कर रही थी। मेरे कलर टेस्ट में क्या कमी है जो तुम्हें रोना आ रहा है? नीली जीन्स के ऊपर काली टी शर्ट कोई पहनता है क्या, यू फूल? एक गाली और थी ना, मतलब यू इडियट और यू फूल के अलावा। मैं तो तुम्हें यही 2 गाली देती हूं, संजना ने लाड़ से कहा। मुझे अच्छा लगता है। तभी फिर संदीप का मोबाइल बजा। इस बार रितेश था। संदीप ने संजना की ओर बेबसी से देखा। उठा लीजिए जहां पनाह, संजना ने शान से अनुमति दी। तब तक मैं अपना काम पूरा करती हूं। तुम्हारा क्या काम है? संदीप ने फोन ऑन किया। मैं तब तक जी भर कर तुम्हारा चेहरा देखूंगी, संजना ने अपनी निगाह उसके चेहरे पर जमाते हुए कहा। हाँ रितेश, संदीप संजीदा हुआ। क्या रहा? अभी अभी बसईपुर विजिट पूरा करके नैनकी थाने से आगे सड़क पर आया हूं बॉस। वो तो ठीक है, पर हुआ क्या वहां? कुछ बताने लायक नहीं है बॉस। वैसे 1-2 बातें हैं, जैसे जग्गा पहलवान अभी भी अपने गांव और सगे वालों के संपर्क में है। कुछ खास रिश्तेदारों को पैसा भी दे रहा है। वे जमीन मकान खरीद रहे हैं। गांव वालों का सोचना है कि गांजा की स्मगलिंग में लिप्त हो सकते हैं। बस इतना हुआ है। तो हुआ ना, तुम कोई डायरेक्ट सर्च पर तो गए नहीं थे। जितना जानने गए थे हो गया। आगे देखते हैं ये जग्गा पहलवान कितना वाही केस में घुसा है या नहीं घुसा है। अब क्या करना है? मेरा आज का काम पूरा हो गया बॉस। अब तो मैं ऑफिस जाकर सोऊंगा। ऑफिस में क्यों, घर जाकर सो। वहां मेरा 5 बजे के बाद सोने का कार्यक्रम है, नहीं तो तनख्वाह कट जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वैसे जौहरी एक्साइटिंग खबर निकाल कर लाया है। एक्साइटिंग? क्या खबर लाया है? कातिल की क्या? जी नहीं जनाब, संदीप का चेहरा फिर खिल गया। वह कातिल की आधी और सीढ़ी की पूरी तस्वीर निकाल लाया है। आधी तस्वीर
ये क्या बात हुई? शाम को डिस्कस करेंगे। वैसे एक बात हुई है जिसने मेरा दिल खुश कर दिया है। कौन सी बात भाई? मेरी थ्योरी 100% सत्य सिद्ध हो गई है। कातिल लंबा था, सीढ़ी लगाकर अंदर घुसा था, नंगे पैर वापस लौटा था और पक्की बात चप्पलें उसी की थी। नई बात ये कि सीढ़ी लकड़ी की नहीं लोहे की थी। ये भी पता चल गया? अरे सीसीटीवी की फुटेज मिल गई है ना। ओह, रितेश ने गहरी सांस ली। मैं शाम को ऑफिस पहुंचता हूं, अब चर्चा करनी पड़ेगी। मैं जाता हूं, पर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। रिक्वेस्ट? और आप बोलो। आइंदा, मेरा मतलब आइंदा अगर कभी मैं आपकी बाइक हाथ जोड़कर भी मांगू तो मना कर देना, प्लीज मना कर देना। अरे संदीप चौका, कोई प्रॉब्लम थी क्या? वैसे अभी वारंटी में है। बाइक तो गजब की है, स्पीड तो सुपर क्लास है, राइड भी ड्रीमी है, पर अरे अब बोलो ना भाई। संदीप झुंझलाया। पर साली पेट्रोल राक्षस की तरह पीती है, टंकी लाल निशान पर है। अब मैं कुछ नहीं जानता, संदीप तुरंत बोला। मैंने टंकी फुल करके दी थी, फुल कराकर वापस करना। फुल नहीं तो सब। रितेश बोला। माइलेज चेक कराऊंगा, बसाईपुर का कितना किलोमीटर होगा उतने का पेट्रोल भराया जाएगा। संदीप ने फोन काट दिया और हंस पड़ा। किसी नए केस पर काम चल रहा है क्या? संजना पूछ बैठी। सही कह रही हो, वो वाही वाला केस है ना, वाही वाला। पर तुम्हें क्या मालूम होगा, पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, मेरा दोस्त जैसा भी था, उसका और उसकी पत्नी का मर्डर हो गया। मालूम है मुझे, संजना ने भी अफसोस से कहा। पूरा पेपर तो रंगा रहता है। एक बार मैं भी तो उससे मिली थी ना। तुम कब मिली थी उससे? संदीप ने आश्चर्य से कहा। अरे एक बार मैं तुम्हारे साथ गई थी ना इंस्पेक्टर चंद्रा से मिलने, वही जब उसने मुझे लेडी होमगार्ड की नौकरी ऑफर की थी। संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेडी होमगार्ड की नहीं, लेडी सिपाही की। चंद्रा साहब तो लग रहा था तुम पर आशिकी हो गए थे। अच्छा हाँ, वो तो नामधारी सिंह वाला केस था ना। पर तुम वहीं से कब मिली थी वहां? अरे यार तुम एकदम इडियट हो। संजना का मूड सही हो गया था। उसने पिज्जा का एक टुकड़ा मुंह में डाला। इंस्पेक्टर साहब आए नहीं थे और तब हम वाही की सीट पर ही तो उसका इंतजार कर रहे थे। वाही ने काफी भी तो मंगवाई थी। हाँ याद आ गया। संदीप अभी भी अपनी कॉफी खत्म कर रहा था, पर हम उसकी सीट पर कॉफी नहीं पी पाए थे। इंस्पेक्टर चंद्रा आ गए थे और हम उनके साथ चले गए थे। पर संजना एक बात है, तुम्हारा बिताया गया वह दिन उस केस में जबरदस्त सहायक रहा था। एक खास क्लू तुम्हारी वजह से उस दिन मिला था, जिससे अंततः नामधारी सिंह केस पूरा क्रैक हो गया था। थैंक्स संजना। मुझे थैंक्स? संजना अचरज से संदीप को देखती रही। मैंने क्या किया था? उसी दिन यह पता चला था कि नामधारी सिंह अपने ऑफिस या फैक्ट्री से एक बड़ा सा काला बैग लेकर निकला था, जो बाद में कहीं नहीं मिला था। इसी से सूत्र मिलते चले गए थे। मुझे यह सब कहां पता है? संजना ने सर झटक दिया। तुम तो कभी बताते नहीं हो। अखबार में इतना पता चल गया था कि नामधारी सिंह का मर्डर उसके किसी पुराने नौकर ने किया था। चलो 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 छोड़ो ये सब। संदीप ने टोस्ट और बटर उठाया। तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन का क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, संजना सीधे बोली। समय ही नहीं मिल रहा है। डैडी मेरे लिए यानी मेरे कैपिटल से एक रिफाइनरी लगा रहे हैं। हमारे सीए कहता है कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। बस मेरी भी भागदौड़ शुरू हो गई। कभी मिनिस्ट्री जाना है, तो कभी बैंक जाना है, तो कभी बिजली विभाग, तो कभी एससी से मिलना है। अब राहत मिली है,
तभी तो मैंने सोचा सोनू से मिलना जरूरी है। मुझे सोनू ना कहा करो, संदीप ने उलाहना सा दिया। क्यों? तुम सोनू जैसे ही तो हो, मेरे सोना जैसे सोनू। सोनू से मुझे लगता है जैसे मैं 8 साल का बच्चा हूं। इडियट फूल तो फिर भी ठीक है, उससे बेवकूफ सा ही, पर मैं मैच्योर्ड मैन तो लगता हूं। तुम 8 साल के बच्चे जैसे ही हो मेरे सोनू। 5-6 साल और बड़े हो जाओ तो काम लायक हो जाओगे। संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसका मतलब तुम पप्पू से फिर नहीं मिली? संदीप ने पूछा। मैं गई थी। अचानक संजना गंभीर हो गई। इस बीच में 2 बार मेरा गांव जाना हुआ था, पर कोई फायदा नहीं था। पप्पू अब सारी बातें भूल गया है, यहां तक कि उसको कोई भी नाम याद तक नहीं है। घटनाओं की तो बात ही छोड़ दो, वह एकदम सामान्य बच्चों जैसी बात करता है। उसके पेरेंट्स भी खुश थे। दूसरी बार मैं उसे डॉक्टर श्रीनिवासन के पास ले गई थी। वे साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने चेक करके बताया था कि पप्पू एकदम नॉर्मल बच्चा है और उसे कोई पुरानी बात ना की जाए, यानी कोई ऐसा सवाल जो उसके पूर्व जन्म से संबंधित हो। संजना चुप हो गई। संदीप भी सोचता बैठा रहा। नामधारी सिंह, पप्पू, पुनर्जन्म, ये सब पिछले केस से संबंधित था। उस केस में पप्पू को अपने पिछले जन्म की याद आने लगी थी। पप्पू 5 साल का बच्चा था। उसे लगता था कि पिछले जन्म में उसका मर्डर किया गया था। नामधारी सिंह एक व्यवसायी था जिसकी रहस्यपूर्ण हत्या हो गई थी। पप्पू ने कुछ ऐसी जानकारी दी थी जिससे नामधारी सिंह उसकी पूर्व जन्म में हुई हत्या में इन्वॉल्व लगने लगा था। नामधारी सिंह की हत्या का राज तो संदीप ने सुलझा दिया था, पर पप्पू की पूर्व जन्म में हुई हत्या का मामला उलझा ही रह गया था। संदीप को इस सब पर विश्वास नहीं था, पर संजना प्रभावित ही नहीं हुई थी, वरन उसने इसे सुलझाने का बीड़ा भी उठा लिया था। दर्शकों और श्रोताओं, इस सब का पूर्ण विवरण पिछले उपन्यास लक्ष्य में विस्तार से आप पढ़ ही चुके हैं। मोबाइल फिर बजा। अरे, इस बार फिर जौहरी ही था। अभी तुम गए नहीं क्या? संदीप ने मोबाइल उठाते ही पूछा। सर, संजना आंटी चली गई क्या? जौहरी, मेरे बच्चे। संदीप जानता था कि वो जितना चिढ़ेगा जौहरी उतना ही मजा लेगा। यस सर, जौहरी ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा। संजना आंटी नहीं कहते सन, संदीप ने समझाया। तुम उसे संजना मैम कह सकते हो या संजना मैडम कह सकते हो, चाहो तो सिर्फ संजना भी कह सकते हो, पर संजना आंटी ना कहा करो। समझ गए? जी समझ गया, जौहरी ने शांत स्वर में कहा। क्या समझ गए? यही कि कुछ नहीं समझा। यह नहीं समझा कि मैं संजना आंटी क्यों नहीं कह सकता। क्यों नहीं समझे? इसलिए कि आप पिता तुल्य हैं और संजना आंटी आपका सामान है सर। अबे मूर्ख, यह सामान क्या होता है? संदीप बिगड़ कर बोला। उसकी उम्र तुमसे कम होगी। इससे क्या होता है सर? अब जौहरी सच में हंस पड़ा। उम्र कम है तो क्या हुआ, पिता तुल्य के सामान का पत्तो बड़ा होता है। हो गया? अब संदीप सच में चिढ़ गया। इसी सब के लिए फोन किया था क्या? सॉरी सर, डेवलपमेंट है। तो बोलता क्यों नहीं? कुछ मिल गया है जनाब। क्या मिल गया है? क्या कातिल मिल गया है? संदीप चौंक पड़ा। कातिल नहीं, सीढ़ी मिल गई है जनाब, सीढ़ी। सीढ़ी? संदीप ने अचरज से कहा। यस सर, नाउ सीरियस रिपोर्टिंग। मैं आपसे बात करने के बाद भी यही काम करता रहा, लोगों से व दुकानदारों से मिलता रहा। लगता है लोगों को पता चल गया कि मैं अपने किसी नौकर को ढूंढ रहा हूं जो मेरी सीढ़ी चुरा कर भाग गया है।
एक आदमी ने आकर बताया कि एक लोहे की सीढ़ी पिछले मैदान में कई दिन से लावारसी पड़ी है। मैं तुरंत उस आदमी के साथ उस मैदान को गया। उसी सड़क पर करीब 1 किलोमीटर आगे एक गली घूमती थी जो आगे चलकर एक मैदान जैसी जगह में समाप्त होती थी। वहीं मैदान के एक किनारे एक दीवार से लगाकर एक लोहे की सीढ़ी रखी हुई थी। दीवार के पार एक 600 गज का प्लाट है जो सिर्फ बाउंड्री कराकर खाली पड़ा हुआ है। जौहरी चुप हो गया। अरे कोई और सीढ़ी हो सकती है, संदीप ने शंका प्रकट की। हो सकती है सर, जौहरी तुरंत मान गया, पर मुझे लग रहा है ये वही सीढ़ी है। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी, मुझे वही लग रही है। आपने भी तो देख ली होगी, मैंने 7 सेकंड का वीडियो भेजा था आपको। मैंने वो क्या है कि अभी नहीं देखी है। ओह सॉरी सर, आपको तो 1 सेकंड का समय भी नहीं मिला होगा। आपको तो संजना आंटी। तुम कहां हो जौहरी? संदीप ने पूछा। आपका इंतजार कर रहा हूं, पर आप तो। जौहरी, मैंने पूछा तुम कहां हो? सीढ़ी के पास ही खड़ा हूं। अरे सीढ़ी कहां पर रखी है? बताया तो सर, मैदान में किनारे दीवार से लगाकर खड़ी है। संदीप ने दांत भींच लिए। वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। वाही साहब के मकान से आगे बढ़ने पर सड़क आ जाती है, वहां से दाएं घूम जाइएगा। करीब 1 किलोमीटर आगे सड़क पर ही अग्रवाल स्वीट्स की एक बड़ी सी दुकान है। उसी के बगल से एक गली जाती है, गली में ही आगे मैदान है। वहां भीड़ लगी है। कई लोग हैं जनाब। लोग सीढ़ी पर हाथ लगा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जैसे ही मैं आया हूं तो मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है। पहले किसी ने छुआ हो तो नहीं जानता। कई दिन से सीढ़ी खड़ी होने की सूचना है। हाथ इसलिए नहीं लगाने दिया कि उस पर फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। ठीक कह रहा हूं ना सर? अरे वाह, संदीप प्रसन्न स्वर में बोला। तुम तो वाकई अक्लमंद हो। लोग बेकारी तुम्हें बेवकूफ कहते हैं। मैं 15 मिनट में पहुंचता हूं। पर आप तो संजना आंटी के साथ हैं सर, आप कैसे? संदीप ने फोन काट दिया। कौन था? संजना नेपकिन से हाथ पोंछ रही थी। मेरे ऑफिस का ही एक नालायक रिपोर्टर था। तुमने खाया नहीं? मेरा फिनिश हो गया, तुम अपना खत्म करो। मेरा भी हो गया, 1 घंटा हो गया। तुम्हें वापस जाना था ना? किसने कहा? संजना ने आश्चर्य से कहा। अरे तुम ही ने तो फोन पर कहा था कि बस 1 घंटे के लिए आ पाओगे। 1 घंटा हो गया ना? लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, यू फूल। संजना इठलाई। जब दिन भर के लिए आना होता है तब 1 घंटा आने के लिए कहती हैं, जब आधा दिन के लिए आना होता है तो आधे घंटे के लिए आने को कहती हैं। आई एम विद यू फॉर द होल डे। संदीप बेबसी से उसे देखता रहा। संजना खिलखिला पड़ी। और जब 1 घंटे के लिए आना होता है तो क्या कहती हैं? कोई लड़कों की अपने सोनू के पास सिर्फ 1 घंटे के लिए आने का प्रोग्राम बनाती ही नहीं। यू आर ए रियल फूल, इसलिए हमेशा 1 घंटे के लिए कहती हैं। संजना, वो क्या है कि आई एम सॉरी संजना, प्लीज अदरवाइज मत लेना। मिमिया क्यों रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? हम लोग इतने दिन बाद मिल रहे हैं, पर अरे क्या क्या पर लगा रखा है। एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया है, संदीप ने एक झटके से कहा। मुझे तुरंत कहीं जाना पड़ेगा। तो जाते क्यों नहीं? संजना ने सामान्य स्वर में कहा और प्लेट से सौंफ उठाकर मुंह में डाली। ब्यारा बिल रख गया था। पर तुम कैसे आई हो संजना? क्या अपनी कार लाई हो? मैं अपने कार से आई थी,
पर ड्राइवर को वापस भेज दिया है। तुमने ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? संदीप उलझा। वापस कैसे जाओगे अब? चलो मैं तुम्हें ऑटो या टैक्सी करा देता हूं। मैं दिन भर के लिए तुम्हारे पास आई हुई हूं इडियट। संजना एक झटके से खड़ी हो गई। शाम रात तक तुम ही मुझे हॉस्टल छोड़ोगे? जहां चलना हो चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। संदीप उलझन से संजना को कुछ देर देखता रहा और फिर मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। उसने बिल देखकर उसमें कुछ नोट दबा दिए। चलो ठीक है, यू आर ऑलवेज लकी टू मी। यस आई एम, संजना ने लहरा कर कहा, एंड यू टू मी। दोनों बाहर आ गए। मेरी डॉल कहां पर खड़ी है? बाहर आकर संजना ने पूछा। पार्किंग में। और वह डॉल नहीं है, वह प्रिंस है। कार फीमेल होती है इसलिए डॉल ही कहलाएगी, प्रिंस नहीं। तुम भी तो संजना हो, मेल जैसा इको करती हो, तुम संजनी क्यों नहीं हो? अब तुम बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहे हो। इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। वैसे एक बात सही है, तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी संजनी नहीं हूं मेरे बिलवट, मैं तो तुम्हारी सजनी हूं। संदीप का दिल संजना की इस बात से बाग बाग हो गया और वे मारुति 800 निकालकर सड़क पर आ गए। तुम अपने उस नालायक रिपोर्टर पर इतना बिगड़ क्यों रहे थे? मैं बिगड़ कहां रहा था, वही तो मुझे डेवलपमेंट के बारे में बता रहा था। वो बात नहीं, वह बीच बीच में अजीब सी बात कर रहा था। मुझे शायद संजना आंटी कह रहा था, इसी बात पर तो तुम ऑफ हो रहे थे। अरे बताया तो वो पूरा नालायक है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्राइम सेक्शन में ही है। पर एक बात है, लड़का शार्प है, एनालिटिकल भी है। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? गुस्सा किस बात पर? यही कि वो तुम्हें आंटी कह रहा था। 40-45 साल की औरतें भी अपने को आंटी से क्या मैडम भी नहीं कहलाना चाहती। अच्छा एक बात बताओ, वह तुम्हारे किस सामान की बात कर रहा था? सामान मतलब तुमने सारी बातें सुन ली क्या? तुम लोग बातें ही इतनी जोर से कर रहे थे कि सब सुनाई दे रहा था। अब बताओ, उस बात को जाने दो संजना। लड़के लोग, मेरा मतलब मर्द लोग, कुछ इसी तरह से बात करते हैं। किस तरीके की बात करते हैं? जिस तरीके की बात तुम लड़कियां करती हो। तुम लोग किसी को बताती हो क्या? हम लड़कियां जिस तरह की बात हॉस्टल में करती हैं, तुम सुनोगे तो भागते फिरोगे, पर ऐसी बात नहीं करते। मैं तुम्हारा सामान हूं, यह समझ में नहीं आया। जानना चाहती हो तभी ना पूछ रही हूं, बताता हूं। संदीप ने कार साइड में लगाकर रोक ली। जरा इंस्पेक्टर चंद्रा को एक फोन लगा लूं, नहीं तो शिकायत करेगा, जरूरी भी है। संदीप ने इग्निशन बंद करके मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर चंद्रा को फोन लगाया। यह संदीप, इंस्पेक्टर चंद्रा की आवाज है। कई दिन से नजर नहीं आए। मुझे रोज नजर आना चाहिए क्या जनाब? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, चंद्रा हड़बड़ाया। मेरा मतलब आज क्यों नजर आए, यानी फोन कैसे किया? कुछ नया बताने के लिए और आपसे एक सहायता लेने के लिए। किस केस के बारे में? अरे इतनी जल्दी भूल गए? वाही की फाइल दाखिल दफ्तर हो गई क्या? नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वह हमारा अपना आदमी था। काम चल रहा है? क्या काम चल रहा है? तुमने तो कहा था कि कुछ पता चलेगा तो मुझसे भी शेयर करोगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, होगा तो हमें शेयर करना ही है। दरअसल वो शहर के बाहर वाली झुग्गी बस्ती में आग लग गई थी, पूरा अमला उसी में लगा हुआ है। उसमें आपको क्या करना है? वह तो फायर ब्रिगेड वालों का काम है। तुम समझते नहीं हो, एक लोकल नेता ने मामला उठा दिया है, जबरदस्ती बड़ी जाति के लोगों पर दोष मढ़ दिया है। उनके विधायक ने मामला सदन में उठा दिया
तो बस फिर पूरी मुसीबत हो जाएगी। अस्पताल में जलने से 2 लोग मर गए ना, अब कमीशन बन रहा है ऐसा सुना है, हमारी वाट लग जाएगी। इसी वजह से वही वाला मामला जरा पीछे पड़ गया है। तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया है? आपको मेरी थ्योरी याद है, वही जिसमें मैंने बताया था कि कातिल वाही के मकान के पीछे से चढ़ा हो सकता है? हाँ याद है, पर वो थ्योरी तो फेल हो गई थी जब वाही के नौकर के अंगूठे की छाप नाप पर मिले फिंगरप्रिंट से नहीं मिली थी। तो आपकी थ्योरी अब क्या है जनाब? संदीप ने कटु स्वर में कहा। अरे नाराज ना हो यार, चंद्रा बोला, ये तो चौहान साहब ने कहा था, तुमने सुना तो था। हमारी कोई नई थ्योरी नहीं है, तुम बताओ। अब क्या बताएं? संदीप अभी भी हड़ था। अगर आप कर सकते हो तो एक काम कीजिए, वाही के मकान के दाएं तरफ वाली रोड पर 1 किलोमीटर आगे अग्रवाल स्वीट के पीछे एक मैदान है, वहां पर फिंगरप्रिंट वालों को भेज दीजिए। अगर हो सके तो जरा सा जल्दी भेजिए। अगर हो सके वाली क्या बात है भाई? मेरी बात का बुरा मत मानो, अभी मैं टीम भेज देता हूं, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। थाने से भी आदमी आ जाएंगे। अगर जरूरत हो तो बोलो ना, मैं भी आ जाऊं। अभी शायद आपकी जरूरत ना हो, जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मामला क्या है? मिलते हैं तो बताता हूं, अब फोन काटता हूं, मैं भी रास्ते में हूं। ओके संदीप। चंद्रा ने ही फोन काटा। कुछ वाही मर्डर केस वाला ही मामला है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है, संजना बोली। हाँ वही है संजना, वही मेरा दोस्त था। वैसे तो सिन्हा जी ने भी मुझे यह केस सौंपा है, एसपी और चंद्रा साहब व चौहान ने भी कहा है, पर मैं खुद भी इस केस को सॉल्व करके कातिल को फांसी पर चढ़ा देखना चाहता हूं। संदीप के जबड़े भींच गए। गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे इस केस के बारे में बताओ, संजना ने गंभीरता से कहा। बाद में बताऊंगा, संदीप ने कार स्टार्ट की। नहीं अभी बताओ, संजना ने जिद की। कार चलाते रहो और बताते रहो, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। संदीप शार्ट में बताने लगा। अग्रवाल स्वीट्स आते आते उसने लगभग पूरा बता दिया था। संजना ध्यान से सुनती रही। संदीप ने कार सड़क के किनारे पार्क कर दी व दोनों उतरकर गली से अंदर चले गए। सामने ही मैदान था जिसमें सब अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। मजे की बात, पुलिस के जवान आ गए थे और उन्होंने एक लोहे की सीढ़ी को घेर कर क्राइम सीन वाला पीला फीता भी लगा दिया था। एक सब इंस्पेक्टर के साथ जौहरी साइड में खड़ा था। गनीमत थी संजीव सामान वाली बात संजना भूल गई थी। संदीप जौहरी के पास पहुंचा। आप ही समझाइए दरोगा जी को सर, जौहरी ने उसको देखते ही कहा। क्या बात है भाई? संदीप समझा नहीं। आप इनसे पूछिए। दरोगा जी, ये हमारे बड़े साहब हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। लाश कहां है? दरोगा ने संदीप से सीधे पूछा। किसकी लाश? संदीप ने संयत स्वर में कहा। जो मारा गया है। कौन मारा गया है? यह तो आप ही बताओगे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि कोई कांड हो गया है और हमें तुरंत यहां पहुंचना है। हम 3 मिनट में यहां आ गए थे, पर यहां तो कोई कांड नहीं हुआ है। आप थाने के इंचार्ज हैं? नहीं, इंचार्ज नहीं हूं, मैं सेकंड अफसर हूं। कांड का मतलब लाश या मर्डर ही होता है क्या? जी हां, जी नहीं, पर जिस तरह से इंस्पेक्टर चंद्रा साहब ने कहा था। शांत हो जाइए दरोगा जी, कोई मर्डर नहीं हुआ है। आपके विभाग के सब इंस्पेक्टर वाही का मर्डर हुआ था ना, उसी केस से संबंधित एक चीज बरामद होने की आशंका है।
हो सकता है ये ना भी हो, पर पब्लिक से इसे बचाने के लिए चंद्रा साहब ने आपको तकलीफ दी है। ऐसी क्या चीज है? दरोगा ने आश्चर्य से कहा। और ये सीढ़ी, संदीप ने सीढ़ी की तरफ इशारा किया। दरोगा उलझन से कुछ देर तक सीढ़ी की तरफ देखता रहा। आर यू श्योर कोई और कांड नहीं हुआ है यहां? उसने अंततः पूछ लिया। कुछ नहीं हुआ है, आप चाहें तो जा सकते हैं। सिर्फ 2 सिपाही छोड़ दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि भीड़ को यहां से हटा दें, हो सके तो मैदान ही खाली करा दें। अभी करा देता हूं। दरोगा ने जैसे चैन की सांस ली। मैं बाहर अपनी जीप में बैठा हूं, कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। दरोगा ने एक सिपाही को बुलाकर कुछ कहा और अपने अमले के साथ गली से बाहर चला गया। सिपाहियों ने अपने डंडे फटकार कर भीड़ को बाहर करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर चंद्रा ने तेजी से काम किया। संदीप ने मुस्कुराकर संजना से कहा, जो बगल में पर थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी थी, अब पुलिस का दिमाग तो सीधे कत्ल पर ही जाता है। ये जौहरी कौन है? संजना ने पास आते हुए कहा। आओ तुम्हारा परिचय कराता हूं, संदीप बोला। ये जौहरी हैं, हमारे अखबार में रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर ही देखते हैं। और जौहरी, ये संजना है। जौहरी ने मुस्कुराकर सर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। संजना ने आगे बढ़कर बेझिझक जौहरी का कान पकड़कर उमेट दिया। जौहरी का सर थोड़ा सा घूम गया और संदीप हकबका कर देखता रह गया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लाज हया सिखाई थी या फिर सीधे अखबार में लाकर भर्ती कर दिया था? जी सॉरी मैडम, जौहरी हकलाया। क्या सॉरी और क्या मैडम? अपनी आंटी के पैर छूने में लाज आती है क्या? संजना ने जौहरी का कान छोड़ दिया। संदीप बेतरह मुस्कुरा पड़ा और जौहरी एकदम से संजना के पैरों पर झुक गया। ठीक है, जुग जुग जियो। संजना ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती हो गई, जौहरी ने अपने कान को हाथ लगाया। आइंदा कभी नहीं कहूंगा। क्या नहीं कहेगा? संजना की आवाज तीखी रखी। आंटी, अब कभी आपको आंटी नहीं कहूंगा, कसम खाता हूं। क्यों नहीं कहेगा? अपने पिता तुल्य बास के सामान को आंटी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जौहरी ने शिकायत भरी नजरों से संदीप को देखा। मैंने कुछ नहीं कहा है, संदीप ने तुरंत कहा। तुम इतना जोर से बोल रहे थे कि इसने सब सुन लिया है। मैं आपको संजना आंटी नहीं कहूंगा। अब जौहरी व्यवस्थित हो गया था। अपने बॉस के सामान को मैं आंटी नहीं कहूंगा, मैं आपको संजना दीदी कहूंगा। संजना का चेहरा लाल हो गया। यह सामान क्या होता है? यह बासुई आपको बताएंगे। जौहरी का कान लाल हो गया था। बताकर मुझे बात से कान नहीं मलवाना है। तुम भाई बहन का हो गया कि अभी और चलेगा? संदीप बोला। हो गया, जौहरी धीरे से बोला। तो वो आदमी कहां है जिसने तुम्हें सीढ़ी के बारे में बताया था? जौहरी ने चारों तरफ देखा पर मैदान खाली हो गया था। दोनों सिपाही लाल फीते के पास मुस्तैद खड़े थे। लगता है सिपाहियों ने उसे भी बाहर कर दिया है। उसका नाम कन्हैया है, अग्रवाल स्वीट्स में काम करता है, दुकान में ही होगा। क्या मैं उसे बुला लाऊं? हाँ, जरा उसे बुला लाओ, संदीप बोला। जौहरी गली के बाहर की ओर चला।